स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकट के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से तीन प्रकार की एनर्जी का ही टोटल एनर्जी में योगदान होता है और जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है उसका कोई योगदान नहीं होता, उसका वैल्यू बहुत कम होता है और ये क्वांटीकृत नहीं होते, क्वांटाइज नहीं होती, इसलिए इसका योगदान नहीं माना जाता। तो ये बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन है और आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल्स या एटम्स के लिए काउंट किया जाता है कि कोई भी अणु, परमाणु, एटम या आयन या मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल में मूवमेंट करता है, 2 डायमेंशनल में मूवमेंट करता है, 1 डायमेंशनल में मूवमेंट करता है, उसी हिसाब से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निर्धारित होती है। किसी कण की संपूर्ण स्थिति निर्धारित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियों, इंडिपेंडेंट कोटियों, राशियों या निर्देशांकों कोऑर्डिनेशंस की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जब कण स्वतंत्र रूप से त्रिविम में घूमता है तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कम से कम 3 निर्देशांकों x, y, z की आवश्यकता होती है। अतः कण की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। एक परमाणु गैस में 3 स्वतंत्रता की कोटि होती हैं। इस प्रकार के गैस के अणु जिसमें n परमाणुओं की कुल स्वतंत्रता कोटि 3n मानी जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि n परमाणु वाले अणु की कुल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता कोटि, वो 3n होती है। 3n कोटियां अणु की कंपन, घूर्णन तथा स्थानांतरण गतियों को प्रदर्शित करती हैं। कंपन वाइब्रेशनल, घूर्णन रोटेशनल और स्थानांतरण ट्रांसलेशनल एनर्जी कोटियां होती हैं। ये अणु की कुल स्वतंत्रता की कोटियां हैं। क्योंकि दिक् में n परमाणुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए 3n निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, परंतु अणु में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता, बल्कि संपूर्ण अणु स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशनल मोशन करता है। अतः संपूर्ण अणु की स्थानांतरण गति उसके द्रव्यमान केंद्र की गति मानी जाती है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का पता 3 निर्देशांकों द्वारा लगाया जा सकता है। अतः प्रत्येक अणु की स्थानांतरण गति की स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। तो ये फिगर जो है फिक्स रखना है अपने को कि टोटल डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन या टोटल डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन कितनी होती है? 3 होती है। शेष स्वतंत्रता कोटि 3n-3 घूर्णन एवं कंपन के कारण होती हैं। द्विपरमाणु अणु या रेखीय बहुपरमाणु अणु एवं दृढ़ घूर्णी के समान होता है। एक दृढ़ घूर्णी होता है, रिजिड रोटेटर के समान होता है, अतः इसकी घूर्णन गति की स्वतंत्रता कोटि 2 होती है। तो अपन ये कहें कि जो लीनियर मॉलिक्यूल हैं उनके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है हमेशा। रेखीय अणु के लिए कंपन की स्वतंत्रता की कोटि, तो जो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से स्थानांतरण की कोटि और घूर्णन की कोटि को घटा देंगे, अर्थात टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर जो मॉलिक्यूल है उसके लिए वाइब्रेशनल की कोटि निकालेंगे तो 3n-3 - 2 = 3n-5। अर्थात जो स्थानांतरण की कोटि है और घूर्णन की जो कोटि है उन दोनों को घटा देंगे कुल कोटियों में से। तो स्थानांतरण की सभी मॉलिक्यूल्स के लिए 3 होती है, जबकि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए घूर्णन की कोटि 2 होती है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कंपन की शेष कोटि बची 3n-5। अरेखीय नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशन की कोटि होती है वो 3 होती है। अरेखीय अणु की कंपन की स्वतंत्रता की कोटि वो कुल कोटियों में से स्थानांतरण कोटि और घूर्णन की कोटि को घटाने से प्राप्त होगी। तो नॉन लीनियर एटॉमिक
मॉलिक्यूल के लिए जो घूर्णन की कोटि होती है वो 3 होती है, जबकि लीनियर के लिए 2 थी। तो यहाँ जो कंपन की कोटि शेष रहेगी वो 3n-6 रहेगी। अतः एक रेखीय अणु के लिए कंपनों की संख्या कंपन स्वतंत्रता कोटि 3n-5 तथा अरेखीय अणु के लिए कंपन स्वतंत्रता कोटि 3n-6 होगी। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। पहला अपन ले रहे हैं He एटम, हीलियम एटम। नंबर्स ऑफ एटम n = 1। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, इट मीन्स 3 × 1 = 3। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, उनमें ट्रांसलेशन 3 हो गया। इट मीन्स रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम शेष नहीं रहा। H2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम n = 2। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, इट मीन्स 3 × 2 = 6। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। मॉलिक्यूल लीनियर, मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर है। सो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 2 - 2 = 3n - 5 = 6 - 5 = 1। इट मीन्स H2 मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, उसमें से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इस प्रकार से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं अपन H2O मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम n = 3। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n = 9। 3n = 9 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ये सभी मॉलिक्यूल्स के लिए फिक्स है। मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। H2O मॉलिक्यूल क्या है? नॉन लीनियर है, इसीलिए इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-6, तो 3n 9 है और -6 क्यों है? क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्री और रोटेशनल डिग्री दोनों मिलाकर के 6 हो गया, तो 9 - 6 = 3। तो H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो टोटल मिला के 9 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। CO2 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ एटम n = 3। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CO2 मॉलिक्यूल 9, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, क्योंकि ये फिक्स है। चूँकि मॉलिक्यूल लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही रहेगा। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 9 - 5 = 4। तो CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है, इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। C2H2 मॉलिक्यूल, एसिटिलीन, नंबर ऑफ एटम n = 4। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n = 12। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? इसके लिए 12 है। इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ऑलरेडी फिक्स है और मॉलिक्यूल लीनियर है, इसीलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 5, तो 12 - 5 = 7। सो एसिटिल मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो कुल मिलाकर के 7 + 2 + 3 = 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। C2H6 मॉलिक्यूल के लिए C6H6 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ एटम n = 12। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n = 36। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी फिक्स है, 3 है। मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, सो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 6, तो 36 - 6 = 30। सो इस प्रकार से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किस मॉलिक्यूल के लिए उसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक मॉलिक्यूल के निर्धारित किया जाता है कि वो कितनी डिग्रियों में मूवमेंट करता है।
तो बेंजीन के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो इस प्रकार से हम मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निर्धारित कर सकते हैं। थैंक यू।